tube and companion cells are only responsible or majorly responsible for, right, responsible for translocation of phloem sap. phloem sap का ट्रांसलोकेशन कराएंगे हमारे पास। अब हमने इसमें कहा कि किस तरीके से करते हैं, तो पहले सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बारे में बात करते हैं, देन वी विल डिफाइन विद दी फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ गाइस? यहाँ तक का पार्ट है? हाँ जी मैम, अगर जिम्नोस्पर्म में एक्स एल्ब्यूमिनस सेल हुआ तो फिर कैसे होगा? एक्स एल्ब्यूमिनस सेल कैसे होगा बेटा? ये एल्ब्यूमिनस सेल नाम है इसका, इट्स नॉट एंडोस्पर्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सीड। ओके मैम, वो एल्ब्यूमिनस सीड होता है, ये सेल है। हाँ जी, फ्लोएम सैप क्यों कहते हैं? फ्लोएम सैप का मतलब होता है जूस, राइट, दैट इज अ वाटर मिक्स विद द सुक्रोज विद द अदर कंपोनेंट्स के साथ जो मिक्स है हमारे पास, उसे हम डिफाइन करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द फ्लोएम सैप। ठीक है? यस मैम। Now, sieve tube is a living enucleated structure with multiple sieve cells connected to each other by sieve plates। जैसे हमने जाइलम वेसल का डायग्राम किया था कि जाइलम वेसल्स के अंदर बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स एक साथ जुड़े थे, वैसे ही नंबर ऑफ सीव सेल्स विल कनेक्ट टुगेदर। So if I make the structure, we have this as the sieve plate. So this individual is called as the sieve cell. This is called as the sieve plate, and over to the sieve plate there is the presence of the sieve pores, and this complete structure is called sieve tube, having pectocellulosic wall. मैम, हाँ जी बेटा, ने बोला कि सीव ट्यूब ऐप, फिर उसके बाद नीचे वो ऐसे क्यों लिखा कि अलोंग विद सीव ट्यूब? कहाँ पर? मैम, अलॉन्ग विद सीव सेल बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल कंपेनियन सेल के साथ काम करे, सीव सेल के साथ, सीव ट्यूब नहीं है उसके अंदर। ओके मैम, राइट। नाउ सी एवरीवन, हमने कहा बहुत सारे सीव सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े और उनके कनेक्शन के लिए जो बीच में कनेक्टिंग लेयर्स हैं, राइट, उन्हें हमने सीव प्लेट का नाम दे दिया। एंड द सीव प्लेट इज बीइंग द वन which is perforated in nature. Perforated means having the pores, and that is called as a sieve pore। हमने इसे कहा वॉल प्रेजेंट है, पेक्टोसेल्यूलोसिक वॉल है, लेकिन कोई लिग्निन की डिपोजिशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स लिविंग इन नेचर, राइट। हैविंग अ प्रॉपर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, राइट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। तो ये वैक्यूल हो गया इसका, हैविंग द साइटोप्लाज्म ऑल्सो, राइट। बस न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस गेट डीजेनरेटेड एट मेच्योरिटी। न्यूक्लियस मेच्योरिटी पे क्या हो चुका है? डीजेनरेट हो चुका है, राइट। हमने कहा न्यूक्लियस नहीं मिलेगा हमें, राइट। तो दिस इज न्यूक्लियस गेट डीजेनरेटेड एट मेच्योरिटी। इट्स बीइंग द वन जिसमें बहुत सारे सीव एलिमेंट्स को अपने सीव सेल्स को ज्वाइन किया सीव प्लेट के थ्रू, where the sieve plate is perforated in nature, having the perforation through which the sucrose will move on, right, having the vacuole, a large size vacuole is also present, which is generally called as a central vacuole, central vacuole कहते हैं इसको। बस न्यूक्लियस हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, राइट। तो द कंडीशन इज कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसी कंडीशन को हम कहेंगे इन्यूक्लिएटेड, राइट। तो न्यूक्लियस नहीं है, इन्यूक्लिएटेड, लेकिन सेल कैसा है हमारे पास? लिविंग है, राइट। सो इट्स अ लिविंग स्ट्रक्चर। Got the point everyone, right? अब जो हमने कहा, because
being sieve tube as enucleated structure with dense protoplasm, the functions of the sieve tube कौन कंट्रोल करेगा? sieve tube has to be controlled. Nucleus तो नहीं है, लेकिन there's someone who has to control this, ना? Exactly, right? So functions have to be controlled or monitored, right? और वो monitoring और वो controlling effect कौन create करेगा? By companion cell. कंपेनियन सेल कनेक्ट करेगा, कंपेनियन सेल इसको कंट्रोल करेगा, इसलिए नाम दिया कंपेनियन. कंपेनियन का मतलब ये होता है फ्रेंड, राइट? दे आर गोइंग टू कंट्रोल इट. मीन्स अगर हम यहाँ डिफाइन करें, हमने कहा लेट अस सपोज वी आर हैविंग दिस एज दी, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सीव ट्यूब. तो सीव ट्यूब में ये हमारे पास सीव प्लेट्स हो गए, दिस इज अ सीव पोर. इसी के साथ हमने यहाँ पर कनेक्शन में लगा दिए cells which are called companion cells, and these companion cells are having the nucleus, they are living. ये proper nucleus carry कर रहे हैं, living nucleated cells with dense cytoplasm or dense protoplasm. राइट? कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे कंट्रोल करते हैं? देयर इज अ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इन बिटवीन, एंड दिस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इज कॉल्ड पिट फील्ड्स. पिट फील्ड्स इज द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में है हमारे पास? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, राइट? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच में एक कनेक्शन, ताकि जो सीव ट्यूब से चीज आनी है वो कंपेनियन में जा सके, जो कंपेनियन से चीज आनी है वो सीव ट्यूब में जा सके, राइट? तो वो जो हमारे पास कनेक्शन हमने यहाँ बना रखा है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ पिट फील्ड, सो दैट द फंक्शन कैन बी प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड. Got this point now? That is why we say sieve tube and companion cells are ontogenetically related to each other. Ontogenetically का मतलब on the basis of life history, कि अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री, प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे. राइट? And both are regarded as sister cells, as being originated from same mother. एक ही मदर से ओरिजिनेट हुए हैं, एक मदर सेल ने डिफरेंशिएट करके इन दोनों को बनाया है, राइट? इसलिए हम इन्हें कहते हैं सिस्टर सेल्स, एंड लाइफ हिस्ट्री के हिसाब से रिलेटेड है एक दूसरे से, कॉल्ड ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड विद ईच अदर. लाइन क्लियर हुई सबको अच्छे से? मैम आपके आवाज मेरे बीच बीच में जा रही है. कहाँ जा रही है? यस गाइस, इज द वॉइस बीइंग क्लियर? तो मैम आ रही है. यस मैम, क्लियर है बिल्कुल. क्लियर है. पीयूष एक बार रीजॉइन करो बेटा. रीजॉइन कर रही है? यस मैम. No, I have checked the setting again. अभी दोबारा चली गई थी. अभी तो मैं बोल ही नहीं थी कुछ. अभी ठीक है? मैम 30-40 सेकंड में जा रही है इन टाइम इंटरवल से. एक बार ऐसा करो, रीजॉइन करो बेटा फिर से, एंड पूरा एमएस बंद करके फिर दोबारा खोलो. ठीक है? 'Okay guys, 'okay, 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 'okay,
So is this point clear? Sieve tube and companion cell are ontogenetically related to each other, and both are being regarded as sister cell because originated from the same mother. Right? तो हमने कहा companion cells control and monitor the functions of sieve tube and also play an important role. और ये जो मैं इसका रोल लिख रही हूँ ना, ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. In developing pressure gradients for translocation of sucrose. सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन, दैट इज फ्लोएम सैप के ट्रांसलोकेशन के टाइम पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम प्रेशर ग्रेडियंट्स. राइट, क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने मास फ्लो नहीं पढ़ा है, आपको पता नहीं चलेगा वो चीज. राइट, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस के टाइम पे प्रेशर ग्रेडियंट्स बनते हैं और वो प्रेशर ग्रेडियंट्स डेवलप करने का काम कंपेनियन सेल करते हैं. तो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के फंक्शन को मॉनिटर नहीं कर रहे, ये ट्रांसलोकेशन में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों का काम किसके लिए है? फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द सुक्रोज. पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? डन एवरीवन? दिस इज अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द सीव ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल. अब हमने कहा नेक्स्ट वन. राइट, इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट अगर देखा जाए, राइट, तो इफ वी विल से द नेक्स्ट वन वी डिफाइन इट, राइट, कि बी पार्ट ऑफ इसका, that is the phloem fibers. Phloem fibers are called बच्चे bast fibers, BAST. Phloem fibers never develop during primary growth. ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम डेवलप होते ही नहीं है. So they are not a part of the primary phloem. प्राइमरी फ्लोएम का पार्ट ही नहीं है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्राइमरी फ्लोएम. राइट, दे डेवलप ओनली ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे दिखेंगे. तो बीइंग अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के पार्ट. राइट, तो हमने कहा फ्लोएम फाइबर्स सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट बनते हैं, इसीलिए हम इसे बास्ट कहते हैं. फ्लोएम को सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बास्ट का नाम भी दे सकते हैं. दैट्स व्हाई वी जस्ट नेम देम एज द बास्ट फाइबर्स. राइट, मेन काम क्या होगा? फाइबर का जो मेन काम होता ही है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ. मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा. राइट, और उसी के साथ साथ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जूट फाइबर्स, जूट की प्रोडक्शन होना, फ्लैक्स शीट्स, हेम्प शीट्स, दे ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ, सब के सब डेरिवेटिव्स हैं फ्लोएम फाइबर्स की. फ्लोएम फाइबर्स को जूट प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करके जूट फाइबर्स बनते हैं, जिसके बैग बनते हैं. जो फ्लैक्स शीट्स होती है, जिन पे पोस्टर्स बनाए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स लगती हैं मेट्रो पे या किसी भी वॉल पे. राइट, वो जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो बिल्कुल पेपरी शीट्स होती हैं, जो शाइनी शीट्स होती हैं, वो फ्लैक्स शीट्स कहलाई जाती हैं. राइट, और जो थोड़ी हार्ड शीट्स होती है कार्डबोर्ड टाइप, उन्हें हैम शीट्स कहते हैं. तो वो सब कुछ डेरिवेटिव किसका है? फ्लोएम फाइबर का. बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो इजीली टॉर्न अप भी नहीं होती है. राइट, बिकॉज फ्लोएम फाइबर का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनके अंदर ऑलरेडी ज्यादा है. राइट, ज्यादा स्ट्रेंथन पार्ट है, लिग्निन का डिपोजिशन इतना अच्छा खासा है. राइट, कि दे आर बीइंग द वन व्हिच आर मोर स्ट्रेंथन्ड इन नेचर. Right, that's why we will say phloem fibers or the bast fibers are responsible for the commercial production of jute fibers, flax sheets, hemp sheets, and they become the derivative of the phloem fibers. So बहुत बार आता है jute fiber, jute bag is made by extracting which part of the plant? That is the phloem fibers.
फ्लोएम फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करके आप इसको बना सकते हो, राइट। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड एवरीवन, राइट। तो ये हम बेसिकली डिफाइन करते हैं विद द होल पार्ट, राइट। फ्लोएम फाइबर्स सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही हमारे पास बनेंगे, राइट। जो सी पार्ट अब हमारे पास आता है विच इज कॉल्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये प्राइमरी के टाइम में प्रेजेंट है। तो मीन्स आपको प्राइमरी फ्लोएम के अंदर तीनों चीजें जो दिखेंगी वो कौन कौन सी होंगी? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारे पास एज सच, पैरेन्काइमा का मतलब है स्टोरेज टिश्यू एंड उसी के साथ साथ ये सेक्रेटरी टिश्यू भी है, इट्स अ सेक्रेटरी टिश्यू ऑल्सो, राइट। स्टोरेज टिश्यू हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट्स गोइंग टू स्टोर द स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करेगा, राइट। स्टार्च स्टोरेज करेगा, इसीलिए हमने कहा यहाँ पर ये स्टोरेज टिश्यू हो गया। सेक्रेटरी टिश्यू, इट अलाउ द रिलीज ऑफ secondary metabolites from the plant like resins, tannins की, alkaloids की, right, right। ये जितने हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इन सबका रिलीज जो हमें कराना है, इनका सबका सेक्रीशन जो कराना है टू द आउटर वर्ल्ड, राइट, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय देम, ये इन्हीं की वजह से होगा, राइट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज बीइंग द वन जो इसकी स्टोर करेगा आपका यहाँ पर प्रोडक्शन। रबर के लिए क्या चाहिए होता है हमें यहाँ पर? लेटेक्स एक्सेट्रा, राइट, ताकि आप रबर की प्रोडक्शन कर सको। कभी देखा है बेसिकली जो रबर की प्रोडक्शन होती है, लेटेक्स काउंट अप करते हैं, तो क्या करते हैं पेड़ों में, राइट, अभी मैं आपको बताऊंगी वुड और वुड के बारे में और बार्क के बारे में, तो उनकी बार्क पे कट कर देते हैं हल्का सा, जो बार्क पे कट करते हैं ना वो फ्लोएम को डैमेज कर देते हैं। तो बार्क में एक्चुअली मेन पार्ट फ्लोएम का ही होता है। तो जब फ्लोएम को डैमेज करते हैं तो उसी में से उसके सेक्रेटरी टिश्यू में नीचे एक पाउच लगाते हैं जिसमें व्हाइट कलर का एक लिक्विड सा कलेक्ट होता रहता है, एंड दैट व्हाइट कलर लिक्विड इज रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिसमें से वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्ट करते हैं और आगे फर्दर उसकी प्रोडक्शन में यूज करती है इंडस्ट्रीज, राइट। तो दिस इज हाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा विल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, राइट, राइट। सो कंप्लीट एवरीवन विद द फ्लोएम, राइट। तो हमने कहा सीव ट्यूब इज देयर, राइट, कंपेनियन सेल इज देयर, phloem fiber is there and the phloem parenchyma is there. Yes. एक बार फ्लैक्स शीट्स एंड हैम शीट्स बता दो दोबारा। फ्लैक्स शीट्स और हैम शीट्स हमारे पास दे आर बीइंग द वन जो ये डिफाइन करते हैं, राइट, कि इसके अंदर हमने कहा कि जो शीट्स हमारे पास हैं, द शीट्स विच आर बीइंग देयर, जो एक्चुअली यूज की जाती है किसी भी पोस्टर को बनाने के लिए, जो मूवीज के पोस्टर्स बनते हैं जो वॉल्स पे लगे होते हैं, वो पोस्टर्स बनाने के लिए जो शीट्स होती है जो बहुत ज्यादा लेदरी शीट्स होती हैं, राइट, उन शीट्स को हम फ्लैक्स शीट्स का नाम देते हैं। हैम शीट्स थोड़ी सी हार्ड होती हैं जो फ्लोएम फाइबर के ही प्रोडक्ट है और फ्लोएम फाइबर के लिए ही डेरिवेटिव्स है हमारे पास। फाइन, राइट, समझ आया पॉइंट यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, पुनीत क्लियर है वॉइस बेटा? ओके गाइस, नाउ अब हमने फ्लोएम के बारे में जो पढ़ा, जाइलम के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा। इसी में हमने देखा कि अब हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसे हम प्राइमरी जाइलम या हम जाइलम या फ्लोएम की बात हम कर रहे हैं, तो वी से दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जाइलम की बात करूं तो बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन के बेसिस पे, मैं इसे मैं दो में डिवाइड करती हूँ। बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन के बेसिस पे आई डिवाइड इनटू टू। नंबर फर्स्ट इज द प्राइमरी जाइलम एंड द सेकेंड इज द सेकेंडरी जाइलम। अब हमारे पास क्या है ये प्राइमरी जाइलम, क्या है ये सेकेंडरी जाइलम? तो प्राइमरी जाइलम हमारे पास क्या है? विच डेवलप ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, जो प्राइमरी ग्रोथ से बना है फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ, किसकी डिफरेंशिएशन हमने कराई होगी? प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम के डिफरेंशिएशन से बना, उसे हमने नाम क्या दे दिया? प्राइमरी जाइलम। लेकिन वो जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बना,
कैम्बियम के डिफरेंशिएशन से उसे हमने डिफाइन क्या कर दिया एज दी सेकेंडरी मेरिस्टम और सेकेंडरी जाइलम, सॉरी, राइट, डेवलप ड्यूरिंग secondary growth from differentiation of secondary meristem called vascular cambium. Got the point everyone? अब जो हम प्राइमरी जाइलम पढ़ते हैं वो प्राइमरी जाइलम भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. One is called protoxylem and another is called metaxylem. जो प्राइमरली फॉर्म्ड है, जो सबसे पहला बना, फर्स्टली फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द जाइलम, फर्स्टली फॉर्म्ड जाइलम, जो प्रॉपरली मेच्योर नहीं है, नॉट प्रॉपरली मेच्योर, राइट, जो प्रॉपरली मेच्योर नहीं हुआ, जो अभी बनने के स्टेट में है, उसे हमने कहा प्रोटोजाइलम. यही प्रोटोजाइलम जब मेच्योर हो जाता है, व्हेन गो फॉर मैच्योरेशन, तो मेच्योर होके ये वेल डेवलप्ड जाइलम बनता है, राइट, विद वेल डेवलप्ड वेसल्स, जिसमें वेसल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं ताकि कंडक्शन बहुत अच्छे से हो सके, राइट, एंड लार्ज साइज इन नेचर. दैट इज कॉल्ड एज दी मेटाजाइलम, राइट. तो हमने कहा प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. सेकेंडरी जाइलम में नो सच डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व्ड, नो सच डिफरेंशिएशन एज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम ऑब्जर्व्ड. ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता. वी जस्ट नेम इट एज दी सेकेंडरी जाइलम. हमने बस इसको नाम सेकेंडरी जाइलम कर दिया, हमने ये नहीं कहा कि भाई कोई डिफरेंशिएशन होगा इसके अंदर, राइट. सो दिस इज व्हाट वी विल से एज द कंडीशन कॉल्ड primary xylem, secondary xylem, protoxylem, metaxylem. Got this point everyone? Yes बच्चा. Yes ma'am. अब हमने कहा, मैम, हाँ जी बेटा, कैम्बियम किसे कहते हैं? कैम्बियम तो बच्चे सेकेंडरी मेरिस्टम का पार्ट है ना. स्टार्टिंग में तो पढ़ा था हमने, लेटरल मेरिस्टम के टाइप्स हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, राइट, लास्ट क्लास में. तो कैम्बियम इज बीइंग द वन जो हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम है, जो रीडिफरेंशिएट होके ही हमारे पास डेवलप किसको करता है, सेकेंडरी टिश्यूज को, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज को, राइट. तो उसे तो हम कैम्बियम कह रहे हैं. फाइन. ओके मैम. नाउ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. अब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की अरेंजमेंट कैसे होती है, तो देखो, राइट, इन वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम इसकी अरेंजमेंट कैसे पढ़ते हैं. ये मेरे पास सेंटर पे पिथ है. पिथ पता है सबको? पिथ इज दी मास ऑफ दी पैरेन्काइमेटस टिश्यू. मैं भी पढ़ाऊंगी थोड़ी देर में, राइट. पैरेन्काइमेटस टिश्यू का मास है जो सेंटर पे लोकेटेड होता है किसी भी प्लांट ऑर्गन के, राइट. सेंटर मोस्ट पोजीशन पे हमेशा लोकेटेड रहता है पिथ. अब मैंने इस पे कहा कि मेरे पास एलिमेंट्स लोकेटेड है किस तरीके से, किसका मास होता है मैम पिथ? पैरेन्काइमेटस सेल्स. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में हमने कहा ये कौन है हमारे पास, जो छोटे एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, और जो लार्ज साइज के है वो कौन से हो गए, मेटाजाइलम. ठीक है. आप मैच्योरेशन किस डायरेक्शन में करा रहे हो, इन दिस प्रोटो टू मेटा मैच्योरेशन करा रहे हो. इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंडार्क अरेंजमेंट. एंडार्क अरेंजमेंट का मतलब when protoxylem is present at center and following, किसको फॉलो कर रहे हैं, सेंट्रीपीटल या सेंट्रीफ्यूगल मैचुरेशन को, फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मैचुरेशन. अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंडार्क अरेंजमेंट. यही मैं स्टेट लूं, एंड इफ आई विल से वंस अगेन, पिथ इज देयर एट द सेंटर, राइट. और उसके बाद अगर हम यहाँ स्टडी करते हैं
कि हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन दिस मैनर। नाउ क्या दिख रहा है? ये एलिमेंट्स बड़े साइज वाले कौन से हो गए हमारे पास? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम। एंड शॉर्ट वाले कौन से हो गए? प्रोटोजाइलम। और हमने डेवलपमेंट किस स्टेज में कराई? मैचुरेशन इस डायरेक्शन में। Yes. अब इस अरेंजमेंट में क्योंकि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है तो अरेंजमेंट का नाम एक्सार्क अरेंजमेंट, राइट? तो एक्सार्क अरेंजमेंट मीन्स protoxylem at periphery, right? And following Centripetal maturation. right centripetal maturation. Point समझ आया सबको अच्छे से? Yes. Got the concept, everyone? Right. So this is how we will say protoxylem and metaxylem will arrange and follow this particular condition. Exarch and dark arrangement को follow करेगा, right? Understood till here? Yes, ma'am. Right. अब xylem के बाद if I will talk about the phloem, तो अब phloem को भी अगर हम डिफाइन करें, phloem को भी हम अरेंज कर सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पे। Yes, ma'am. तो phloem को भी अरेंज कर दिया on the basis of origin as primary phloem and secondary phloem. तो सेम वही कंसेप्ट, ये किस टाइम पे? ड्यूरिंग दी प्राइमरी ग्रोथ and this is during the सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमने कहा प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम जब बनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, सबसे पहली चीज नो डिफरेंशिएशन एज प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कोई डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिलता, वाइल ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे डिफरेंशिएशन मिलता है। प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे किस तरीके से? प्रोटोफ्लोएम गेट कंप्लीटली मैच्योर, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है एज मेटाफ्लोएम। अगर प्रोटोफ्लोएम कंप्लीटली मैच्योर हो गया एज मेटाफ्लोएम की तरह, अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है, राइट, तो अब हम कहेंगे नो एक्सार्क और एंडार्क अरेंजमेंट ऑब्जर्व्ड। कोई भी एक्सार्क और एंडार्क अरेंजमेंट ऑब्जर्व हमें नहीं होगी। समझ आया यहां तक का पॉइंट? फाइन। सो वी विल से नो एंड डार्क एक्सॉर्क अरेंजमेंट ऑब्जर्व, क्योंकि हमें इस स्टेट में कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई वी विल से हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम बना और कोई हमें यहाँ पर एज सच प्रोटो मेटाफ्लोएम नहीं मिलेगा, राइट। अब एक प्रोसेस होता है इसमें फ्लोएम के अंदर विच इज कॉल्ड ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन का मीनिंग मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दैट इज क्रशिंग। क्रशिंग हम किसे कहते हैं? व्हेन secondary phloem develop, it induce crushing of or obliteration of primary phloem। प्राइमरी फ्लोएम का क्या करा देता है? ऑब्लिटरेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? दैट इज इसकी क्या करा देता है? क्रशिंग। प्राइमरी फ्लोएम हमारे पास क्रश्ड हो जाता है, राइट। So this is basically being the process defined obliteration.
Point clear everyone? Concept समझ आया अच्छे से? Yes, ma'am. Right. Yes. So this is what we will say as a complete xylem, phloem, permanent tissue, right? Meristematic tissue. ये सब हमने इस तरीके से define किया है. Right. Now we are going to talk about the next part, that is the tissue system. अब हमने tissues पढ़ लिए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि ये tissues कैसे present है और कैसे ये tissues मिलके एक tissue system बनाते हैं. राइट, क्योंकि हम हायरार्की पढ़ते हैं, हमने सेल से टिश्यू बना दिए. अब टिश्यू से हमें पढ़ना है कि भाई टिश्यू सिस्टम कैसे बनता है, हाउ कम द टिश्यू सिस्टम इज बीइंग फॉर्म. तो देखो यहाँ पर ऊपर तो यही प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम वगैरह मेंशन है. एंडार्क, अच्छा ये याद रखना, एंडार्क अरेंजमेंट इन द स्टेम, एक्सार्क अरेंजमेंट इन द रूट्स. राइट, स्टेम के अंदर हमें एंडार्क अरेंजमेंट मिलती है, रूट्स के अंदर हमें एक्सार्क अरेंजमेंट मिलती है. राइट, और सीएफटी वाला पॉइंट कि ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड फ्रॉम ईच अदर. एंड एब्सेंट प्राइमरी फ्लोएम एब्सेंट है हमारे प्राइमरी फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट है प्राइमरी फ्लोएम में, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट की स्टेम में. राइट, मोनोकॉट स्टेम में हमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलते. आगे डिफरेंस पढ़ाऊंगी मैं आपको. राइट, बट रिमेंबर दिस वन कि प्राइमरी फ्लोएम इज बीइंग एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ द मोनोकॉट एंड फ्लोएम फाइबर आर एब्सेंट इन द केस ऑफ द प्राइमरी फ्लोएम. यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको अच्छे से? अंडरस्टूड हियर? राइट, नाउ स्टार्टिंग विद द टिश्यू सिस्टम. बच्चे, टिश्यू सिस्टम क्या होता है, क्या है हमारे पास? लेट्स स्टार्ट विद दैट. मेटाजाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है. नहीं बच्चे, प्राइमरी जाइलम का पार्ट है. सेकेंडरी जाइलम में कहाँ बना है हमने? प्राइमरी जाइलम में ही आपका जो पहले जाइलम बना, राइट, उसे आपने नाम दिया प्रोटोजाइलम. वो मैच्योर होके नाम देता है मेटाजाइलम. मैच्योर होके बनता है मेटाजाइलम. तो बस आपने मैच्योर होने का क्या मतलब है कि प्रोटोजाइलम छोटा था, उसको आपने जब बड़े वर्जन में देखा तो आपने उसे मेटाजाइलम का नाम दे दिया. ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ ओनली. Clear with the concept now, guys, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Now moving to the tissue system. अब टिश्यू सिस्टम क्या है? तो हम कहते हैं प्लांट कंप्राइजेस ऑफ द थ्री टिश्यू सिस्टम. राइट, प्लांट हैज शो डेवलपमेंट ऑफ थ्री टिश्यू सिस्टम. और वो तीन टिश्यू सिस्टम कौन से हैं हमारे पास? This is epidermal tissue system. Number first, second, ground tissue system, and third, vascular tissue system. बहुत सिंपल है, ध्यान से याद रखना. राइट, एक एक करके स्टार्ट करूंगी. राइट, सबसे पहले आएंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. नाउ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बच्चे, आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम सबसे बाहर वाला हो गया ना हमारे पास. आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, अब इसमें भी तीन चीजें होती हैं. नंबर फर्स्ट इज एपिडर्मिस. सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है एपिडर्मिस. फिर उसके बाद एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, एंड सी हमारे पास एपिडर्मल अपेंडेजेस. राइट, सो वी विल से एपिडर्मिस, एपिडर्मल स्ट्रक्चर and epidermal appendages are going to be present. Now epidermis.
आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड वॉल है हमारे पास, एक ही लेयर की वॉल है जिसे हमने एपिडर्मिस का नाम दिया, राइट. बट कैन बी मल्टी लेयर हो सकता है जो बहुत रेयर होता है इन नीरियम एंड फाइकस. अदरवाइज हमारे पास कैसे रहेगा, सिंगल लेयर. इट्स नॉट गोइंग टू बी मल्टी लेयर्ड इन नेचर, राइट. हैव डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन की डिपोजिशन होती है कॉल्ड क्यूटिकल लेयर इनके सरफेस पे प्रेजेंट होती है जिसे हम नाम देते हैं क्यूटिक्युलर एपिडर्मिस. व्हाट वी नेम इट एज क्यूटिक्युलर एपिडर्मिस. में क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है क्यूटिन की डिपोजिशन की वजह से. वाई? टू प्रिवेंट microbial infections and any external damage, कोई एक्सटर्नल डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए. एंड उसी के साथ साथ जो क्यूटिकल लेयर हमने यहां पर बनाई, माइक्रोबियल इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सके एंड टू prevent or reduce water loss. Transpirational losses, right. और ये क्यूटिकल की लेयर प्रोमिनेंटली किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लीव्स में और स्टेम्स में हम सबसे ज्यादा देखते हैं. एंड नॉट फाउंड इन. अच्छा, रूट में देने की जरूरत है इसको. रूट में अगर ट्रांसपिरेशन लॉसेस के लिए इसको दे दिया तो रूट तो पानी लेगा ही नहीं, तो इसमें तो दो ही मत इसको, राइट. रूट में देंगे ही नहीं इसको, राइट. और उसी के साथ साथ किसमें नहीं देंगे, हाइड्रोफाइट्स में. हाइड्रोफाइट्स ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं. अब जो पानी में रह रहे हैं उसी को कह दोगे कि भाई पानी एब्जॉर्ब मत करो तो काम कैसे होगा, राइट. तो हमने कहा ना तो आप हाइड्रोफाइट्स के लिए कहोगे ना आप रूट्स के लिए कहोगे, इन दोनों के लिए ही हम ये कहेंगे कि इसमें क्यूटिकल की लेयर हमारे पास एब्सेंट होगी, राइट. हम क्यूटिकल की लेयर इसमें नहीं देंगे, राइट. पॉइंट समझ आया यहाँ तक? एपिडर्मिस का पॉइंट सबको क्लियर हुआ? दो ही पॉइंट है जनरल, राइट. हमने कहा आउटर मोस्ट सिंगल वॉल है और हमारे पास क्यूटिन की डिपोजिशन इसके सरफेस पे प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दे दिया क्यूटिक्युलर एपिडर्मिस. नाउ वी विल से द नेक्स्ट इज द एपिडर्मल स्ट्रक्चर. एपिडर्मल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्टोमेटा इन लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है जो एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बना. हमने इसे एपिडर्मल स्ट्रक्चर क्यों कहा, बिकॉज इट्स बीइंग द वन व्हिच इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर guarded by the two guard cells and the pore is called as the stoma. और इसी को हमने कवर कर दिया. गार्ड सेल्स को कवर किससे करते हैं, subsidiary cells. Right. This complete unit is called stomatal apparatus. Fine. Right. इसमें हमने यहाँ define किया the guard cell which are being present are either kidney shape in the case of dicots, but can be dumbbell shape in the cases of grasses, or we can say some of the monocots. Right. डिटेल में भी आप कोई नहीं पढ़ा रही स्टोमेटा की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजर उस टाइम पे पढ़ेंगे इसके और फीचर्स, राइट. मेन काम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, mainly responsible for this particular task. This is what we called as the stomata. इसको हमने define किया stomata, which is a pore and opening which is being present
but this opening is regulated, ये opening regulated है, right, and this regulation is being done because of the right guard cells की वजह से regulate होगा, right, कैसे regulate होगा, that we are going to talk about, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे next ट्रांसपोर्ट चैप्टर के अंदर। अब हमने कहा एपिडर्मल एपेंडेजेस, एपेंडेजेस का मतलब होता है एक्सटेंशंस, एपेंडेजेस सिंपल मींस एक्सटेंशंस। तो एपिडर्मिस से दो एक्सटेंशंस हमें दिखते हैं, वन इज कॉल्ड एज अ रूट हेयर्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज द स्टेम हेयर्स, और स्टेम हेयर्स को हम नाम क्या देते हैं, ट्राइकोम्स, राइट। जो रूट हेयर है हमारे पास, दे आर द यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशंस ऑफ रूट के यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशन है, राइट, फॉर क्या करने के लिए, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, यस, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और उसी के साथ साथ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो हमने कहा दिस इज वेयर वी विल से रूट हेयर कैन बी प्रेजेंट। स्टेम हेयर हमारे पास मल्टी सेल्यूलर एक्सटेंशन, लाइक यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं बट कॉमनली दे आर दी मल्टी सेल्यूलर एक्सटेंशंस, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड इन नेचर, राइट। दे आर द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ट्राइकोम से हम मेन काम क्या करते हैं, राइट। तो ट्राइकोम ऐसे हमारे पास हेयर्स है जो अब्जॉर्प्शन तो ऑब्वियसली करेंगे नहीं क्योंकि स्टेम में तो कोई अब्जॉर्प्शन का रोल है नहीं हमारे पास, राइट, बट दे आर द वन विच आर प्रिवेंटिंग ट्रांसपिरेशन। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, स्टेम को कवर करके रखेंगे ताकि बार्क से लेंटिसल से ट्रांसपिरेशन ना हो सके। उसी के साथ साथ दे आर सेक्रीटरी इन नेचर, ये सेक्रीट करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, अपने हिसाब से जूसेस को सेक्रीट करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई जूसेस को सेक्रीट करने की वजह से दे आर आल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को भी कैप्चर करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर, राइट। लेकिन मेन काम सेक्रेटरी इन नेचर होना, मल्टीसेलर एक्सटेंशंस होना, राइट, और ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना, राइट। दैट्स द मेन टास्क ऑफ द एपिडर्मल एपेंडेजेस। क्लियर एवरीवन? यस मैम। एपिडर्मिस क्लियर हुआ अच्छे से? यस मैम। गुड। नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, नाउ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद नोट हो गया सबका? शैल आई मूव फॉरवर्ड? मैम 2 मिनट, हम 2 मिनट रुक जाओ। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दो। बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, साथ साथ याद करते रहना। मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, कल डिस्कस होने ना? यस। सो कंप्लीट द क्वेश्चंस, कल क्लास के बाद 1:30 डिस्कस करेंगे मॉर्फो के क्वेश्चंस आपके। कल करेंगे ना मैम? हाँ कल, पहले कंप्लीट कर लो। कल ए और बी सेक्शन कर लेंगे, ए बी एंड हाफ ऑफ द सी, फिर उसके बाद थर्सडे को रेस्ट ऑफ द सी एंड डी, क्योंकि एक बार में हो नहीं पाएंगे पूरे ना, दैट्स व्हाई। ओके गाइस, नाउ next tissue system that we are going to start with is ground or called fundamental tissue system. पूरा बॉडी बनाना प्लांट का इसी टिश्यू सिस्टम का काम है, कंप्लीट बॉडी फॉर्म करना, राइट। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का, राइट, इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंप्लीट बॉडी ऑफ द प्लांट, प्लांट की पूरी बॉडी को फॉर्म करना, प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, वो हमारे पास काम है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का। अब वो कैसे हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस, राइट। तो ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में हम कहते हैं सबसे पहले कंप्राइजेज ऑफ, इसमें है क्या क्या,
हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर, फिर उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स, मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल एंड देन पिथ। अब आज ध्यान से समझ लेना कि क्या होता है, क्योंकि रूट स्टेम लीव जो भी पढ़ाऊंगी उनके डिफरेंसेस में यही पढ़ने हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल फॉर्म द कॉर्टेक्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये कॉर्टेक्स बनते हैं। पिथ इज द वन विच फॉर्म द मेड्यूला। अभी आपको पता होगा, ये किडनी वगैरह में भी पढ़ते हो कि जब भी हम कोई रीजन देखते हैं तो उसका जो आउटर जंक्शन होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसका मेड्यूला कहा जाता है। तो उसी तरीके से जो सेंट्रल पोर्शन है वो पिथ है, जिसे हमने मेडुला का नाम दिया। बाहर की बाकी की सारी लेयर्स हमारे पास कॉर्टेक्स है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये हमारे पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कंप्लीट डिफरेंशिएशन अगर मुझे देखना है इन ऑल 5 लेयर्स, इन ऑल 5 zones, इन 5 zones के अंदर is observed in, ये सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, डाइकॉट स्टेम में, सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ये 5 जोन्स मुझे प्रॉपर दिखेंगे, प्रॉपर डिफरेंशिएशन दिखेगा। बाकी किसी में एक एब्सेंट है, किसी में 2 एब्सेंट है, किसी में 3 एब्सेंट है, ऐसे हो रहा है काम हमारे पास। तो अब पहले एक एक करके मैं डिस्कस करती जाऊंगी, एक एक पॉइंट वाइज, तो ध्यान से समझना। डाइकॉट स्टेम की हम बात करते हैं तो हमने कहा इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इट इज गोइंग टू गेट द कॉलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमारे पास कॉलनकाइमेटस सेल्स का बना है, जिनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, और उसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस का भी कुछ कुछ काम करते हैं। मल्टी लेयर्स में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस मल्टी लेयर्ड जनरल कॉर्टेक्स हमारे पास प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस जनरली 1 to 3 लेयर होती हैं, बट जनरल कॉर्टेक्स हमारे पास मल्टी लेयर्ड होता है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना। फिर उसी के बाद हमारे पास पैरेन्काइमेटस स्टार्च स्टोरिंग एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस भी हमारे पास पैरेन्काइमेटस का ही बना है, जो स्टार्च को स्टोर करता है। देन हमारे पास पैरेन्काइमेटस मास with some sclerenchyma deposit, कुछ टिश्यूज छोटे छोटे से कुछ फ्रेगमेंट्स स्क्लेरेंकाइमा के मिलेंगे, स्क्लेरेंकाइमा डिपॉजिट्स इन पेरिसाइकिल में मिलेंगे, एंड वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस मेड्यूला, or you can say pith with elongated, इसमें से बाहर निकलती हुई कौन, पिथ रेज, राइट। तो हमने कहा हमारे पास हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, कॉलनकाइमा। जनरल कॉर्टेक्स किसका बना है, पैरेन्काइमा। जनरली सब कुछ पैरेन्काइमा का ही बना होता है, थोड़ा थोड़ी जगह कॉलनकाइमा स्क्लेरेंकाइमा मिलेगा, राइट। एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, पेरिसाइकिल पैरेन्काइमा विद स्क्लेरेंकाइमा, मेड्यूला दैट इज पिथ पैरेन्काइमा, राइट। ये हमारे पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन मिलता है मुझे डाइकॉट स्टेम, राइट। कंप्लीट यहां तक का पॉइंट, डाइकॉट स्टेम में वी फाउंड द कंप्लीट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ रूट के अंदर अगर अब हम रूट में देखें तो अब फंक्शन सबको पता है बेटा, क्या बच्चे, पिथरे से भी पढ़ाऊंगी मैं, आगे आएगा रूट, राइट, डोंट वरी, राइट। ये जितने फंक्शंस अगर मैं कहूँ तो पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज, मतलब जनरल कॉर्टेक्स का काम स्टोरेज प्रोवाइड करना, स्पेस प्रोवाइड करना, राइट। हाइपोडर्मिस का काम स्टोरेज भी देना, आपका मैकेनिकल सपोर्ट देना, क्योंकि कॉलनकाइमा का बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने के, भाई फंक्शन क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनके, तो वो सारे फंक्शन अप्लाई कर दें। द ओनली थिंग इज दैट इसका नेचर याद रखना कि कौन से सेल से ये बने हुए हैं, राइट। स्पेसिफिकली पॉइंट ध्यान रखना, राइट। अब हमने कहा रूट के अंदर अगर देखा जाए तो इन द केस ऑफ द रूट्स में अगर हम देखते हैं तो रूट में चाहे आप डाइकॉट लो चाहे आप मोनोकॉट लो, मोनोकॉट्स, राइट। वी से हाइपोडर्मिस एब्सेंट, हाइपोडर्मिस हमें नहीं मिलेगा, हाइपोडर्मिस एब्सेंट हो गया, हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगा। जनरल कॉर्टेक्स कैसा रहेगा, पैरेन्काइमेटस,
पैरेन्काइमेटस जनरल कॉर्टेक्स, जो नॉर्मल है हमारे पास स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व होगा। एंडोडर्मिस हमारे पास पैरेन्काइमेटस एंडोडर्मिस विद 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप के सेल्स मिलेंगे। एक सेल्स आपको मिलेंगे जिन्हें हम नाम देंगे कैस्पेरियन सेल्स, शायद नाम सुन के कुछ याद आ जाए। Yes, और another type of cells are the passive cells. Casparian cells are thus having, जिनके पास क्या होगा, suberin deposition on the surface, which are called Casparian strips, right? जिनके पास Casparian strips है। और passive cell कौन से हैं, जिनके पास स्टार्च होता है, डिपोजिशन नहीं है, मेनली डिपोजिशन नहीं है, स्टार्च तो स्टोर करेंगे पैरेन्काइमेटा से, तो मेनली कोई डिपोजिशन नहीं, कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला कोई प्रोसेस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं, राइट। बिकॉज ऑफ दिस, राइट, कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ पैसिव सेल की वजह से, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप डोंट अलाउ एपोप्लास्टिक फ्लो ऑफ वाटर, ये ध्यान है, सो थोड़ा सा एपोप्लास्टिक फ्लो, जो फ्लो वाटर का इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू हो रहा है, जो फ्लो वाटर का नॉन लिविंग पार्ट से हो रहा है, उसको रोक देगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप उसको अलाउ नहीं करेगा। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप और पैसिव सेल की वजह से एंडोडर्मिस इज कॉल्ड वाटर टाइट डैम, जहां से पानी आराम से मूव नहीं हो सकता। समझ आया सबको पॉइंट, राइट? वाटर कैन नॉट मूव इन अ, वी कैन से इन अ वेरी मैनर, क्योंकि हम पानी कैसे मूव करते हैं, देखो ये हमारे पास सेल्स है मान लो, तो इन सेल्स के ऊपर ना ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल सेल है। तो पानी जो ऊपर से आ रहा था ऊपर से तो जाएगा नहीं, पानी कहां से जाएगा, अंदर से, प्लाज्मोडेस्माटा से। अब यहां से ऊपर से नीचे से और प्लाज्मोडेस्माटा से जा सकता है। तो जो अलाउ कर रहा है वो सेल कौन सा हो गया, पैसिव सेल, और जो अलाउ नहीं कर रहा वो कौन से सेल्स हो गए, कैस्पेरियन सेल्स, जो ऊपर से जाने का अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास ये स्ट्रिप्स कौन सी प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। गॉट द पॉइंट एवरीवन, कंसेप्ट समझ आया? तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज दी, राइट, इसको हमने डिफाइन किया वाटर टाइट डैम, राइट। उसके बाद इनके अंदर एंडोडर्मिस में, हाँ जी बेटा, मैम ये रूट्स के एंडोडर्मिस को बोलेंगे ना वाटर टाइट? हाँ बच्चे, रूट ही लिखा हुआ ना, रूट ही तो वाटर का कंडक्शन कराएगा। हाँ जी ठीक है मैम, ठीक है ना, राइट। लीस्ट इंटरसेल्युलर स्पेसेस, अब अगर इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी कम है, राइट, तो एयर कैविटी नहीं बनती, इसी वजह से एक नाम और देते हैं विच इज कॉल्ड एयर चेक डैम। दिस इज द नेम ऑफ द एंडोडर्मिस। हमने इसको एक नाम और दे दिया विच इज कॉल्ड एयर चेक डैम। हमने कहा भाई वाटर टाइट डैम या वाटर चेक डैम भी कह सकते हो, एयर टाइट डैम भी कह सकते हो, सिनोनिमली यूज कर सकते हो, राइट। द थिंग इज वाटर की एंट्री का रेगुलेटेड मूवमेंट करा रहा है, इट कॉजेज रेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ द वाटर, राइट। इसी वजह से हमने कहा यहाँ पर इट इज कॉल्ड वाटर चेक, राइट। वाटर चेक के लिख लो दादा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वही मिलेगा, वाटर चेक डैम, राइट। एंड एयर हमारे पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है, और इंटरसेल्युलर स्पेसेस ना होने की वजह से बबलिंग नहीं होगी, और अगर बबलिंग नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे इसको, एयर टाइट डैम, राइट। अब समझ आया सबको पॉइंट एंडोडर्मिस का, राइट। दैट्स अ पॉइंट फॉर द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के लिए जो हमने डिफाइन किया, और पैसिव सेल के लिए डिफाइन किया। गॉट दिस थिंग, राइट। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट याद है थोड़ा बहुत ना, एपोप्लास्ट कौन सी मूवमेंट होती है हमारे पास, जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस से नॉन लिविंग पार्ट से हो रही है, लेकिन भाई सिम्प्लास्ट कौन सी मूवमेंट है हमारे पास, जो कैसे मूव कर रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं, ज्यादातर प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करेगा। जो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करेगा सिम्प्लास्ट, और जो सिर्फ इंटरसेल्युलर स्पेसेस को मूव करेगा वो एपोप्लास्ट मूवमेंट। यस मैम, राइट। सो क्लियर विद द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट पे आ जाए, पैरेन्काइमेटस cells with sclerenchyma deposits
किसमें मिलेंगे हमें? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, इन पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल एक सबसे मेन काम करते हैं, राइट? इट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल रूट ओरिजिन। अगर ध्यान हो, मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था लेटरल रूट्स आर फॉलोइंग एंडोजिनस ओरिजिन, एंड वो एंडोजिनस ओरिजिन उनका कहां से हो रहा है? फ्रॉम दी पेरिसाइकिल। एंड दिस फंक्शन इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, दोनों रूट में मिल रहा है, चाहे डाइकॉट रूट ले लो चाहे मोनोकॉट रूट ले लो, ये काम दोनों में मिलेगा। नीट का फेवरेट क्वेश्चन बहुत बार आया, बट इन डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। यस, फॉर्मेशन ऑफ vascular cambium and cord cambium। मोनोकॉट में कभी नहीं, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए पेरिसाइकिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम बनाना। तो हम कहेंगे पेरिसाइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम इन द डाइकॉट रूट। वहीं पर मोनोकॉट्स के अंदर ये काम पेरिसाइकिल का नहीं है। डाइकॉट मोनोकॉट दोनों के अंदर लेटरल रूट बनाने का काम है इसका, लेकिन इसका काम कैम्बियम बनाने का सिर्फ और सिर्फ किसमें है हमारे पास? इन द केस ऑफ द डाइकॉट। मोनोकॉट में फंक्शन परफॉर्म ये वाला नहीं करते। डन? समझ आया पॉइंट? राइट? एंड द लास्ट वन, दे हैव द पैरेन्काइमेटस पिथ। पैरेन्काइमेटस पिथ प्रेजेंट है विदाउट पिथरेज, पिथरेज नहीं होती, पिथरेज रिमेन एब्सेंट। पिथरेज नहीं होंगी, पैरेन्काइमेटस पिथ होगा हमारे पास जो प्रेजेंट है, लेकिन पिथरेज इसमें क्या रहेंगी? एब्सेंट। एवरीवन क्लियर विद द रूट? हमने कहा सबसे पहले हाइपोडर्मिस एब्सेंट, जनरल कॉर्टेक्स नॉर्मल पैरेन्काइमेटस, एंडोडर्मिस नॉर्मल पैरेन्काइमेटस। बस एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप का, दैट इज सुबरिन डिपॉजिट का, जो एपोप्लास्टिक फ्लो नहीं होने देगा, बिकॉज ऑफ विच एपोप्लास्टिक फ्लो अगर हमारे पास नहीं है, उसका सिम्प्लास्टिक फ्लो प्रेजेंट है, तो हमने कहा यहाँ पर इट इज गोइंग टू हैव द कंडीशन, राइट, दैट इज सुबरिन डिपोजिशन प्रेजेंट होने की वजह से इट इज वर्किंग एज अ वाटर टाइट चेक डैम, और इंटरसेलर स्पेसेस कम होने की वजह से इट इज वर्किंग एज अ एयर टाइट डैम, राइट। लीस्ट या रिड्यूस्ड या एब्सेंट भी होते हैं कभी कभी तो इंटरसेलर स्पेसेस, राइट। पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है विद स्क्लेरेन्काइमा डिपॉजिट इन पेरिसाइकिल, जहां पेरिसाइकिल मेन रोल प्ले भी कर रहा है कि लेटरल रूट को भी ओरिजिनेट कर रहा है, बट उसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्ड कैम्बियम, की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये हमारे पास मेन टास्क हो गए, राइट, फॉर दी होल, दैट इज रूट के अंदर कैसे हमें दिखता है। तो हमने दो केसेस कर लिए बेटा, राइट। दिस इज द केस 1 which we will define, this is the case 2 in the case of the root and the dicot stem, fine। हाँ जी मैम, ये पिच वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ मैम। पिच तो उसमें नहीं होती ना, मोनोकोट स्टेम में नहीं होती शायद। स्टेम मैंने पढ़ाया नहीं बच्चे, ये तो रूट लिखे रहे हम, क्या हो गया? we are just talking about the root। हाँ मैम, रूट पढ़े, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट होती है ना मैम, रूट्स में तो लिखा तो है पैरेन्काइमेटस पिथ, पिथ रेज नहीं है, पिथ तो है उसके पास। अच्छा, पिच रेज है, ओके मैम, ठीक है ना, राइट। नाउ इन द केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, अब आ जाते हैं मोनोकॉट स्टेम पे। मोनोकॉट स्टेम की बात करें, नो क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू ऑब्जर्व्ड, कोई क्लियर डिस्टिंक्शन हमें मिलता ही नहीं, राइट। वाई? स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की है,
तो हमने कहा स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमेटस जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का, नो एंडोडर्मिस, नो पेरिसाइकिल, नो पिथ, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। पैरेन्काइमेटस जनरल कॉर्टेक्स, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, ना तो एंडोडर्मिस देंगे, ना पेरिसाइकिल देंगे, ना पिथ देंगे, they all remain absent. In leaf, monocot and dicot, ground tissue system is represented only by mesophyll cells. सिर्फ mesophyll cells represent करते हैं, which are the chlorenchymatous cells. तो सिर्फ chlorenchymatous cells represent करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, और कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में. दैट इज नो हाइपोडर्मिस, no endodermis, no pericycle, and no pith. सिर्फ जनरल कॉर्टेक्स as mesophyll cells. That's it. Right. So this is all about the ground tissue system. इसमें क्या क्या होता है, तो ये चारों डिस्टिंक्शंस याद रखना. फाइन. क्वेश्चन बस बचा मोनोकॉट डाइकॉट की जगह. मोनोकॉट का कोई एग्जाम्पल, डाइकॉट का कोई एग्जाम्पल पूछेगा, वो आपको ध्यान रखना है कि अगर सोलेनेसी का एग्जाम्पल दे रहा है तो क्या है, फेबेसी का एग्जाम्पल दे रहा है तो क्या है. बस वो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने. राइट. उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ध्यान रखना है कि हम ये बेसिकली करते हैं मोनोकॉट के अंदर और ये करते हैं डाइकॉट के अंदर. फाइन. Yes, ma'am. लास्ट टिश्यू सिस्टम पे चलें. दैट इज द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. नोट हो गया बच्चों सबका? मैम मैम लीफ के अंदर जो वो होता है अबैक्सियल और एडेक्सियल, वो मतलब लीफ सरफेस के बेसिस पे करते हैं डिफरेंशिएट, ऊपर वाले सरफेस को. तो एपिडर्मिस का पार्ट. ओके मैम. राइट. वो तो एपिडर्मिस को कहते हैं कि अपर है, लोअर है, उसके बेसिस पे वी डिफाइन. ओके मैम. राइट. यस यस. तो अब हमने कहा यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल एंड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. नाउ सी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्यूटिकल, रूट्स और हाइड्रोफाइट में एब्सेंट, स्टोमेटा डंबल शेप इन द ग्रासेस, ट्राइकोम मल्टीसेलर स्टेम हेयर, रूट हेयर यूनिसेलर एंडोजेनस ओरिजिन है इनका जो हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट वन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. हाइपोडर्मिस नॉट इन द रूट एंड द लीफ, कॉलेनकाइमेटस इन द डाइकॉट स्टेम एंड द मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस, cortex parenchymatous followed by endodermis called water check और airtight canals हम इन्हें कहते हैं, followed by pericycle जिसमें parenchymatous है and responsible for the origin of the cambium in the dicot root. Right, ये specific point ground tissue system के. Now we are going to talk about the vascular tissue system. Right, that's the C1 called vascular tissue सिस्टम. अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अगर डिफाइन करते हैं तो वी कैन सिंपली से दैट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज बीइंग द वन जो एक्चुअली इन्वॉल्व किसको करता है, इन्वॉल्व जाइलम एंड फ्लोएम.
हमें मेन दो चीजें प्लेस करनी है, जाइलम और फ्लोएम, राइट। तो अब इनके अरेंजमेंट पे ही हम कुछ टाइप्स बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन, राइट, रेडियल टाइप। अब रेडियल टाइप क्या है हमारे पास? रेडियल टाइप, इट इज बीइंग द वन व्हेन xylem and phloem are located on different radius पे लोकेटेड है, राइट, सेम रेडियस पे नहीं है, डिफरेंट रेडियस पे लोकेटेड है। तो रेडियल टाइप अरेंजमेंट हमने इससे कहा। इन द केस ऑफ दी रूट्स, रेडियल अरेंजमेंट किस तरीके से? अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, वो पहले स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। हम हमेशा एक लेयर लेके चलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अराउंड पेरीसाइकिल, और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के सेंटर पे हम प्लेस करते हैं पिथ को। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है जो एक्चुअली वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को एनवेलप करने में हेल्प करते हैं। वी प्लेस्ड जाइलम ओवर हियर, जाइलम हमने प्लेस किया, और उसी के बाद हमने यहाँ पर फ्लोएम को प्लेस किया। अब अगर मैं कहूं इसमें ये पार्ट मेरे पास फ्लोएम का और ये पार्ट मेरे पास जाइलम का, तो दोनों जाइलम और फ्लोएम आपको कैसे मिल रहे हैं बेटा? ऑन द डिफरेंट रेडियस। नाउ सी, आर दे प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियस फ्रॉम द सेंटर पिथ से, राइट। तो अगर डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है तो उस डिफरेंट रेडियस पे होने की वजह से हमने इसे डिफाइन क्या कर दिया? रेडियल अरेंजमेंट। डन बच्चा? ध्यान रहेगा पॉइंट अच्छे से? फाइन। रेडियल अरेंजमेंट के बाद सेकेंड अरेंजमेंट हमने कहा कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। अब कॉन्जॉइंट का क्या मतलब है और कॉन्जॉइंट टाइप? कॉन्जॉइंट का मतलब सेम रेडियस पे, कॉन्जॉइंट मिल गए एक साथ, राइट। तो जाइलम एंड फ्लोएम लोकेटेड ऑन सेम रेडियस। अब सेम रेडियस पे कैसे रखेंगे? एज प्रेजेंट इन अ बंडल, एक सिंगल बंडल में प्रेजेंट है। उसी बंडल को नाम क्या देते हो? वैस्कुलर बंडल, राइट। यस। अब सिंगल बंडल में प्रेजेंट है, तो मैंने ये एक बंडल बनाया और एक बंडल मैंने ये बनाया। अगर मान लो ये मेरे पास पिथ है जो सेंटर है, सेंटर की तरफ हमेशा लोकेट हम करते हैं जाइलम को, और ऊपर यहां पर पेरीसाइकिल है, तो पेरीसाइकिल की तरफ हम प्लेस किसको करते हैं? हमेशा फ्लोएम को। तो फ्लोएम इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द पेरीसाइकिल, जाइलम इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द पिथ। इनके बीच में एक में मैंने यहां पर एक मास दिया कैम्बियम का और एक में नहीं दिया। दिस कैम्बियम प्रेजेंट इज कॉल्ड इंट्रा fascicular कैम्बियम। बंडल में प्रेजेंट है ना, राइट। अब मैंने डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट, एक ही रेडियस पे है, एक ही बंडल में है, तो कोलैटरल ओपन वैस्कुलर अरेंजमेंट। मीन सब क्या लिखा मैंने इसको देखो। आई विल से कॉन्जॉइंट सेज ऑन सेम रेडियस, कोलैटरल से इन अ बंडल, ओपन से रेडी फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए पूरी तरीके से रेडी, राइट। इसको मैंने नाम दिया कॉन्जॉइंट, क्योंकि सेम रेडियस पे है, रेडियम बोलते हैं। एक बंडल में है कोलैटरल, लेकिन ग्रोथ नहीं कर सकते सेकेंडरी ग्रोथ, तो क्लोज्ड वैस्कुलर अरेंजमेंट। सो हियर क्लोज्ड मीन्स नो फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमने नाम दे दिया इसको क्लोज्ड अरेंजमेंट। एवरीवन गॉट द पॉइंट, राइट। ये ओपन अरेंजमेंट हमें किस में मिलेगी? इन द केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम and gymnosperms, right। ये मुझे कहां मिलेगी? in the case of monocot stem and leaf।
define this arrangement. Got the point everyone? कंप्लीट ओपन क्लोज का मीनिंग समझ आ गया सबको अच्छे से? कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट क्या है हमारे पास? राइट? अब इसी में ही एक कैटेगरी और जहां हम डिफाइन करते हैं, ये मान लो मेरे पास बंडल है, वैस्कुलर बंडल, ये मेरे पास पिथ है. Xylem is present at the center, going to be covered by phloem, inner phloem, outer phloem, outer functional vascular cambium or called fascicular cambium. Fascicular का मतलब पता है सबको? फैसिकल किसे कहते हैं? बंडल. मसल्स में पढ़ते हो स्केलेटल फैसिकुलम. तो फैसिकुलम क्या है हमारे पास? दैट्स बीइंग द वन कॉल्ड फैसिकुलम मींस बंडल. राइट? इसको हमने डिफाइन किया बंडल. राइट? तो अब हमने कहा यहाँ पर उस बंडल में अगर हम बात करते हैं कि वो बंडल में हमारे पास अरेंजमेंट है. राइट? सो दिस इज बीइंग द वन विच इज बीइंग डिफाइंड एज, जिसको हमने कहा आउटर फंक्शनल वैसिकुलर कैम्बियम, एंड दिस इज द इनर नॉन फंक्शनल वैस्कुलर या इंट्राफैसिकुलर या फैसिकुलर कैम्बियम, जो कि वैस्कुलर कैम्बियम का टाइप ही है फैसिकुलर कैम्बियम एक्चुअली में. राइट? तो अब हमने कहा ये हमारे पास प्रेजेंट है. तो वी से जाइलम इज सैंडविच्ड बिटवीन, सैंडविच कर दिया इसको, आउटर एंड इनर फ्लोएम. तो अब मैंने कहा सेम रेडियस पे है, इसलिए नाम दिया कॉन्जॉइंट. एक ही बंडल में है लेकिन दो फ्लोएम है, तो बाइकोलैटरल. यस मैम. सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं ओपन वैस्कुलर अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल ओपन वैस्कुलर अरेंजमेंट. फाइन. राइट? अब इसमें हमने डिफाइन किया ये जो मेरे पास कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल ओपन वैस्कुलर अरेंजमेंट हमने डिफाइन किया है पूरा टर्म. राइट? दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन सोलेनेसी फैमिली, स्टेम ऑफ सोलेनेसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली. हर में नहीं, सम मेंबर्स. सारे सोलेनेसी के नहीं, कुछ मेंबर्स हैं इनमें इन्वॉल्व होगा. फाइन. राइट? सो दिस इज वेयर इट्स बीन फाउंड एंड वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर कंडीशन. फाइन. एवरीवन गॉट दिस थिंग? हाँ जी. लीव्स में होता है ना शायद? नहीं, स्टेम. स्टेम में होगा मैम. लीफ में तो कभी ओपन होगा ही नहीं बेटा. लीफ तो कभी भी ग्रोथ नहीं करता, सेकेंडरी ग्रोथ. ओके. राइट? कंप्लीटेड यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? Everyone understood till here? Yes, ma'am. Good. Right. So this is what we will say as a complete. इसे हमने define किया. हमारे पास conjoined bilateral open arrangement, conjoined closed collateral, conjoined closed open collateral, and आपका radial arrangement. This is all about the vascular tissue system and the vascular arrangement. Right. Now I am going to make a structure ताकि आपको पूरा प्लांट टिश्यू सिस्टम समझ आ जाए कि हम कैसे अरेंज करते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, how we are going to arrange it. So the very first we are going to have the layer on the topmost surface which is called epidermis, going to be covered by hypodermis, then having multiple layers for जनरल कॉर्टेक्स. बहुत सारी लेयर्स जनरल कॉर्टेक्स की प्रेजेंट हैं. राइट? देन वी आर हैविंग द लेयर
फॉर एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस की हमारे पास लेयर आई, तो हमने कहा द टॉप मोस्ट इज एपिडर्मिस, देन वी आर हैविंग दी hypodermis, then a multiple layer and a pack of the general cortex, then we are having endodermis, then we are having this portion called pericycle, central portion called pith, going to be surrounded by the vascular bundles. Right, ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है. फाइन. Stem here, complete diagram of dicot stem, where some rays are radiating out from this, called as medullary rays. सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पढ़ाऊंगी इसके बारे में. फाइन एवरीवन. दिस पोर्शन is called as stele. So I'm getting this stele. So what is stele actually? Stele is pericycle plus phloem plus xylem plus pith. कैम्बियम होगा नहीं होगा, that depends. इसे हम स्टील का नाम देते हैं. डन यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? Yes, ma'am. Right. So this is what we will say as the whole part for the stelar system, right, and the tissue system that we will say. तो अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया in this radial vascular bundle in the roots, conjoint collateral, monocot stem, leaf at the dicot stem and gymnosperm, closed or open वाला, bicollateral, solanaceae and cucurbitaceae. फिर उसी के बाद हमने कहा स्टीलर अरेंजमेंट. अब स्टील अरेंजमेंट दो नाम ध्यान रखने बेटा, यू स्टील एंड एडैक्टोस्टील. मीनिंग नहीं याद रखने, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसके नेम देते हैं यू स्टील एंड एडैक्टोस्टील. राइट, यू स्टील इन द कंडीशन, राइट, यू स्टील हमारे पास किसमें मिलेगा हमें, राइट, वी विल से जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट स्टेम में, जहां पर कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप है. तो यू स्टील का मतलब है कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप, राइट. और एटैक्टोस्टील का मतलब है कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड टाइप. इसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड टाइप अरेंजमेंट. डन बाय यहाँ तक का पॉइंट एवरीवन? Yes, ma'am. Good. Right, so let's start with the process for anatomy of root, stem and leaf. Right, so let's talk about the, ये तो वही डायग्राम हो गया. देखो रेडियल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, क्लोज्ड और ओपन वाला डायग्राम. ये टेल मी दिस डायग्राम ऑफ द, इज इट अ प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम?
ये डायग्राम क्या है? प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है. हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज दैट? सेकेंडरी कैम्बियम की वजह से. मैम सेकेंडरी फ्लोएम का डायग्राम पूछ रही हूँ मैं यहाँ पर. ये जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है, फ्लोएम में कहाँ कैम्बियम दिख रहा है यहाँ पर? मैम वो मुझे लगा थर्ड वाला पूछ रहे हो आप. नहीं, फ्लोएम वाला डायग्राम बताओ. ये वाला जो डायग्राम है, क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी फ्लोएम बेटा. कैसे पता चलेगा? फाइबर इज नॉट हियर. यही तो मेन पॉइंट है. कैम्बियम से तो आप पता नहीं कर सकते ना. राइट, यू कैन सिंपली से कि आपके पास यहाँ पर क्या पता चलना चाहिए मुझे, क्या आई हैव टू पॉइंट कि मेरे पास ये है कि प्राइमरी या सेकेंडरी विद द हेल्प ऑफ दी फाइबर्स. अब फाइबर्स इसके अंदर जो है नहीं है, इसलिए इसे नाम दे दिया प्राइमरी फ्लोएम. अगर फाइबर्स होते तो इसे नाम क्या दे देते हैं हम? सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, समझ आया सबको पॉइंट? यस मैम. गुड. राइट, ओके गाइस. नाउ ये हमारे पास ट्रैकीड्स का पोर्शन, यहाँ पर हमने ट्रैकीड्स को एक साथ कनेक्ट कर रखा है. राइट, ट्रैकिया दैट्स बीइंग दी वन सिंपल परफोरेशन प्लेट के थ्रू. राइट, दे आर बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर. नाउ मूविंग टू दी एनाटॉमी ऑफ रूट. अब रूट स्टेम लीफ पे आएंगे बेटा, और बहुत ध्यान से ये पोर्शन क्लियर करना है. एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ, मोनोकॉट डाइकॉट के डिफरेंसेस, क्योंकि नीट का फेवरेट क्वेश्चन रहता है. राइट, कि मेज स्टेम डिफर फ्रॉम द राइस स्टेम इन द केस ऑफ. राइट, इस तरीके से. तो हम सॉरी, मेज स्टेम डिफर फ्रॉम पी स्टेम इन द केस ऑफ. राइस रूट डिफर फ्रॉम द पी रूट इन द केस ऑफ. तो वहां पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मोनोकॉट डाइकॉट कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस. नॉर्मल थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वही चीजें मेनली करनी है हमें याद अच्छे से. राइट, तो अब हमने यहाँ पर कहा इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द फीचर फॉर द रूट. सबसे पहली चीज तो रूट की जो एपिडर्मिस होती है, द एपिडर्मिस ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज रूट एपिडर्मिस, को हम जनरली नाम देते हैं एपिब्लेमा और ऑल्सो कॉल्ड राइजोडर्मिस. इसे आप राइजोडर्मिस भी कह सकते हो और आप इसे एपिब्लेमा भी कह सकते हो. वन एंड द सेम थिंग, यू कैन से इन एनी ऑफ द मैनर. राइट, तो जो मैंने यहाँ पर कहा एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस. राइट, इसके ऊपर देखो ये एक्सटेंशंस मिल रहे हैं, और अगर ये एक्सटेंशंस ध्यान से देखोगे तो यूनिसेल्युलर है. मुझे कैसे पता चला बेटा यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन है? क्या इसके बीच में कोई सेप्टा या कोई सेल की लाइन दिख रही है? नो, दे आर जस्ट एक्सटेंडिंग इन अ सिंपल मैनर ना. तो ये एक्सटेंशन कैसा है हमारे पास? यूनिसेल्युलर. कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से. कॉर्टेक्स हमारे पास कैसा हो गया? पैरेन्काइमेटस इन नेचर. राइट, तो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स हमने यहाँ पर दे दिया. एंडोडर्मिस में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं दिखेंगे. और आर यू एबल टू सी द सुबरिन डिपोजिशन? थिक वॉल दिख रही है एंडोडर्मिस, राइट, जिसने कवर कर रखा है. तो हमने कहा एंडोडर्मिस इज बीइंग विजिबल लाइक दिस. राइट, जिसमें थिक वॉल दिख रही है. एंडोडर्मिस के नीचे, अब ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग पार्ट ध्यान से याद रखना है, इसलिए मैं सेंटर से शुरू करूंगी. सेंटर पे पिथ है. पिथ से हमने जाइलम के ये 4 पैक्स बनाए हैं. सी 4 पैक्स है जाइलम के सिर्फ. राइट, जिसमें 4 पैक्स अगर जाइलम के प्रेजेंट हैं, कैन आई से इट्स अ टेट्रार्क कंडीशन. 4 पैक्स बनाए, 4 लाइंस बनाई मैंने जाइलम की, टेट्रार्क कंडीशन. और इस टेट्रार्क कंडीशन में देखो मेटाजाइलम कहां पर है? सेंटर की तरफ या पेरिफेरी की तरफ? सेंटर की तरफ. राइट, और प्रोटोजाइलम कहां पर है? पेरिफेरी की तरफ. अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है तो इस अरेंजमेंट को हम नाम क्या देते हैं? एग्जैक्ट अरेंजमेंट. आगे एग्जैक्ट अरेंजमेंट किया. उसी के बाद ये जो बीच में पार्ट है यहाँ पर जाइलम, तो जाइलम के बीच में ये पैक हमारे पास किसका है? फ्लोएम. ठीक है, फ्लोएम. उसके ऊपर पेरिसाइकिल के सेल्स है, और पेरिसाइकिल के सेल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी आ जाते हैं कुछ कुछ. सबसे टॉप में अब देखो एक आपको ये दिख रहे होंगे, ये वाले सेल्स जो यहाँ लेबल किया मैंने, यहाँ थोड़ा डेंस मास दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क कलर में दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ये कौन से सेल हैं? दीज आर दी स्क्लेरेन्काइमा. और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स के ऊपर कौन सी डिपोजिशन होती है? लिग्निन की. और लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से थोड़े तो ब्राइट कलर दिखेंगे ना हमें, तो वो ब्राइट कलर के दिख रहे हैं. ठीक है, अब इसी में ही ये मान लो जाइलम है. एक्सक्यूज मी मैम,
हाँ जी बेटा, मैम ये फ्लोएम क्या शो करा है आपने? वही शो कर रही हूँ मैं इधर। ये हमारे पास फ्लोएम के टिश्यू, इनके बीच में, उसी के ऊपर यहाँ पर ये हमारे पास पेरीसाइकिल के सेल्स हैं, ये भी और ये भी पेरीसाइकिल के सेल्स हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले पेरीसाइकिल के सेल्स हैं वो थोड़े से थिक हैं। क्यों थिक हैं? क्योंकि वो कौन से सेल्स हैं हमारे पास? स्क्लेरेन्काइमा। और जो ये बीच में सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं पेरीसाइकिल के? पैरेन्काइमा। और इन्हीं पैरेन्काइमा सेल्स को हम नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। व्हाट नेम दिस पैरेन्काइमा सेल्स एज दी कंजक्टिव टिश्यू, से हम डिफाइन करते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो जो पैरेन्काइमा सेल्स इनके बीच में प्रेजेंट हैं, उनको हमने नाम क्या दिया? कंजक्टिव टिश्यू। फाइन एवरीवन, राइट। और जो हमारे पास फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट है, जो उसको प्रोटेक्शन देंगे, वो कौन से सेल्स होंगे हमारे पास? स्क्लेरेन्काइमा। अब लेबलिंग समझ आ गई सबको किस तरीके से की हुई है हमने, राइट। अब ये कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है? यही कंजक्टिव टिश्यू वैस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं डाइकॉट के अंदर। डाइकॉट के अंदर काम है ना वैस्कुलर कैम्बियम बनाने का। These conjunctive tissues are the one which form the vascular cambium, जो vascular cambium के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, इन्वॉल्व होंगे vascular cambium बनाने के लिए। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड विद द थिंग, राइट? अब डाइकॉट के स्ट्रक्चर को लेट्स कंपेयर विद दी मोनोकॉट। मोनोकॉट के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। क्या मोनोकॉट का स्ट्रक्चर थोड़ा हेवीली पैक्ड दिख रहा है एज कंपेयर टू डाइकॉट? थोड़ा सा डेंसली पैक्ड है हमारे पास, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर एपिडर्मिस नॉर्मल जो प्रेजेंट थी, रूट हेयर जो हमारे पास है, कॉर्टेक्स वही पैरेन्काइमा का, एंडोडर्मिस सेम जो नॉर्मल दिखता है हमें, पेरीसाइकिल सेम वैसे ही, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम सब कुछ वैसे ही मिलेगा, बस एक डिफरेंस है। यहाँ पर देखो जाइलम के कितने आर्क्स दिख रहे हैं, कितनी लाइंस दिख रही है जाइलम की? 6, 7, 8। फाइन, right? So can I say it is showing the polyarc condition for the xylem? Yes ma'am. xylem की मल्टीपल रेज दिख रही है, राइट। तो उसके साथ पिच जो होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। डायग्राम में नहीं दिखेगा अच्छे से, लेकिन इसका पिच कैसा होता है? लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। यस राइट, जो लार्ज और वेल डेवलप्ड पिच हमें इसमें मिलता है। एल्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, जैसा डाइकॉट में वैसे हमें मोनोकॉट में ऑब्जर्व होता है। तो अब हम अगर इनके डिफरेंसेस देखते हैं, तो व्हाट वी विल से द डिफरेंसेस आर, डिफरेंसेस मुझे क्या क्या मिलेंगे? तो देखो हमने यहाँ पर सिंपल सा कहा, पेरीसाइकिल का फंक्शन के ऊपर डिफरेंस हो गया कि डाइकॉट के अंदर यहाँ पर कैम्बियम बनाने का भी काम हो गया और सेकेंडरी रूट भी, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? लेटरल रूट्स। वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर डायक टू हेक्साट मींस 2 रोज होंगी या 6 रोज होंगी जाइलम की, ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट कौन सी दिख रही है? कैन आई से रेडियल अरेंजमेंट? अलग अलग रेडियस पे दिख रहे हैं? Yes. देखो जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, अलग अलग रेडियस पे हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल से रेडियल अरेंजमेंट। मोनोकॉट में हमें कौन सा मिला? पॉलीआर्क, 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल्स हमारे पास प्रेजेंट है। कैम्बियम यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेगा, यहाँ कैम्बियम बनेगा ही नहीं, कोई सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही नहीं। पिथ यहाँ पर स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस है, यहाँ पर पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड। That's the main difference for the dicot and the monocot root. Clear everyone? Dicot monocot root समझ आ गया अच्छे से? Done है? आगे बढ़ जाएं? Right? Moving to the stem. ओके गाइस, अब बहुत ध्यान से स्टेम का डायग्राम पहले क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट दी डाइकॉट स्टेम। नाउ सी, अब स्टेम हियर देखो मल्टी सेल्यूलर दिख रहे हैं, यूनिसेल्यूलर दिख रहे हैं? मल्टी सेल्यूलर। कैसे पता चला? लाइन दिख रही है बीच में? यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉलेनकाइमा क्या है हमारे पास? हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। पैरेन्काइमा हमारे पास क्या हो गया? जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, पेरीसाइकिल प्रेजेंट है। नाउ फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम एट द सेंटर
कौन सी अरेंजमेंट? एंडार्क. फ्लोएम, कैम्बियम एंड जाइलम इन अ बंडल मैनर, पूरा एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो इसलिए एक रेडियस पे अरेंज्ड है, तो इसलिए क्या कह दिया हमने? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड कैम्बियम मिल रहा है तो ओपन टाइप. फाइन. ये सेंटर में पिथ भी कैसी हो गई हमारे पास? लार्ज. राइट. होल डिस्टिंक्शन इज प्रेजेंट. राइट. तो डाइकॉट इज द वन वेयर वेल डिफरेंशिएटेड एंड डिमार्केटेड. डिमार्केटेड का मतलब डिफरेंस कर सकते हो. डिमार्केटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑब्जर्व्ड. याद रखना ये पॉइंट अच्छे से, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है किस में मिलेगा. क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा अ स्टूडेंट हैज टू स्टडी द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड ऑल द 5 लेयर, विच सैंपल टू बी सिलेक्टेड, कौन से सैंपल को सिलेक्ट करना चाहिए. तो डायरेक्ट डाइकॉट स्टेम हैज टू बी सिलेक्टेड. राइट. नाउ अब इसी का टीएस अगर देखें तो हमने कहा हमारे पास एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस इज देयर. देखो हाइपोडर्मिस की लेयर है, पैरेन्काइमा की लेयर नेक्स्ट हो गई, फिर एंडोडर्मिस की लेयर हो गई, फिर पेरिसाइकिल हो गई. वैस्कुलर बंडल देखो पूरे बंडल में दिख रहे हैं. इन दिस बंडल इफ आई अरेंज, तो मेरे पास पेरिफेरी की तरफ क्या दिख रहा है? फ्लोएम. ऊपर की तरफ क्या है? जाइलम. और बीच में क्या है? कैम्बियम. राइट. और ये सेंटर में लार्ज एंड वेल डेवलप हमारे पास क्या है? पिथ. फाइन. राइट. सो दिस इज द कंडीशन एज डाइकॉट स्टेम. राइट. अब इसी को ही आई एम गोइंग टू कंपेयर विद दी मोनोकॉट स्टेम. डायग्राम देख के ही पता चल रहा है रेफरेंस. राइट. देखो अब मोनोकॉट स्टेम पे आते हैं. स्टेम हेयर है सबसे पहले, नो स्टेम हेयर्स. स्टेम हेयर सरफेस पे है ही नहीं. होते भी हैं तो बहुत रिडिमेंट्री होते हैं, जनरली बनते नहीं है. राइट. एपिडर्मिस इज देयर. हाइपोडर्मिस कैसा होगा हमारे पास? स्क्लेरेनकाइमेटस. राइट. यस. हाइपोडर्मिस के नीचे देखो क्या कोई लेयर दिख रही है? इज देयर एनी विजिबल लेयर प्रेजेंट? नो. नो. तो हमने कहा नो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ. इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा. क्या स्कैटर्ड ग्राउंड टिश्यू? और ग्राउंड टिश्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? ग्राउंड टिश्यू क्या है? जनरल कॉर्टेक्स. हाँ, जनरल कॉर्टेक्स. राइट. ग्राउंड टिश्यू हमारे पास क्या है? पैरेन्काइमेटस, जनरल कॉर्टेक्स. फिर हमने यहाँ पर ये क्या दिए? वैस्कुलर बंडल्स. अब वैस्कुलर बंडल मुझे कैसे मिलेंगे? कोलैटरल, कॉन्जॉइंट, प्रॉपर दिखेंगे नहीं क्योंकि पैक अच्छे से नहीं है, क्लोज्ड टाइप, विद द अरेंजमेंट कॉल्ड एंडार्क अरेंजमेंट. एंडार्क अरेंजमेंट मिलेगी, कोलैटरल कॉन्जॉइंट मिलेंगे. राइट. बस अगर वैस्कुलर बंडल में हमने कहा पेरिसाइकिल नहीं है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे रेस्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से वैस्कुलर बंडल को? इसीलिए हम कहते हैं ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, इनके अराउंड एक शीट लगा देते हैं एंड दिस शीट इज कॉल्ड एज दी बंडल शीट. वैस्कुलर बंडल के अराउंड जो आपने शीट लगा दी, जो वैस्कुलर बंडल को अलग करेगा रेस्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू से, वो शीट आप क्या कहलाई जाएगी? बंडल शीट. व्हाट वी नेम दैट शीट एज दी बंडल शीट. तो अगर मैं इस डायग्राम में इसके देखूं, कैन आई से स्कैटर्ड अरेंजमेंट मिल रही है मुझे? यस मैम. स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल. और क्या वैस्कुलर बंडल का साइज सेम है या डिफरेंट है? सेंटर की तरफ बड़े बड़े हैं, वहीं पर पेरिफेरी की तरफ छोटे छोटे हैं. यस. राइट. तो साइज भी अलग हो गया, स्कैटर्ड अरेंजमेंट भी हो गई, मुझे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं मिलने वाला है. कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज टाइप अरेंजमेंट हो गई. एंडार्क सिस्टम है हमारे पास. राइट. ये सब कुछ हमें मिलेगा विच इज बीइंग डिफाइंड एज द कंप्लीट. राइट. हमने डिफाइन किया फॉर द मोनोकॉट स्टेम. एवरीवन गॉट द पॉइंट नाउ? यस मैम. राइट. मोनोकॉट, डाइकॉट स्टेम दोनों चीजें क्लियर हुई बेटा सबको अच्छे से? राइट. यस. अब इसी के बेसिस पे अगर हम एक डिफरेंस टेबल बनाए इसकी, तो डिफरेंस टेबल में देखो ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू द कॉर्टेक्स एंड पिथ, नो डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व. हाइपोडर्मिस, कॉलनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस. एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर एब्सेंट. पेरिसाइकिल, पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस एब्सेंट. अब आ जाओ मेन डिफरेंस वैस्कुलर बंडल का. यूनिफॉर्म साइज, क्योंकि सब
अरेंज एक साथ पैक्ड है तो यूनिफॉर्म साइज, लेकिन ये कैसे होंगे? लार्ज टुवर्ड्स सेंटर, स्मॉल टुवर्ड्स पेरिफेरी, राइट? सो शो दी साइज डिफरेंशिएशन, साइज डिफरेंशिएशन को शो करेंगे, साइज अलग अलग होंगे इनके, राइट? ये रिंग में अरेंज्ड है, ये स्कैटर्ड है, ये कॉन्जॉइंट ओपन है, ये क्लोज्ड है, यहाँ बंडल शीट एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में एब्सेंट करना था, इसमें प्रेजेंट किया। अब मोनोकॉट का एक मेन पॉइंट, वाटर कंटेनिंग कैविटी इसके पास प्रेजेंट है, यही एक चीज है जो प्रेजेंट में गई है, बाकी सब तो अभी तक एब्सेंट में ही जा रहे हैं। एक ये और एक ये बंडल शीट, ये दो चीजें हैं जो प्रेजेंट में है, अदरवाइज बाकी सब तो हमारे पास एब्सेंट में ही है, राइट? तो हमने कहा वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट है। वाटर कंटेनिंग कैविटी आर द वन जो एक्चुअली पानी को फॉर अ सेफर टाइम स्टोर करके रखते हैं, वैस्कुलर बंडल के अंदर हम देते हैं। वो काम होना एंडोडर्मिस का चाहिए था, क्योंकि एंडोडर्मिस एब्सेंट है, दैट्स व्हाई वी विल से दे विल हैव द वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट इन देमसेल्फ, उनके अंदर ही वाटर स्टोरिंग कैविटीज होती हैं, राइट? जो हमारे पास प्रेजेंट है इन द केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, बट इट इज नॉट फाउंड इन द केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। याद रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से? यस मैम, राइट? नेक्स्ट हमने कहा पिथ, ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। पिथ रेज भी मुझे डाइकॉट में मिलेंगे, मोनोकॉट में नहीं मिलेंगे। स्टील, अभी मैंने आपको बोलता है यू स्टील और एटैक्टो स्टील एक याद रखने, दैट इज व्हाट यू स्टील एंड एटैक्टो स्टील इज बीइंग देयर एज अ कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टू यू स्टील और कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज को एटैक्टो स्टील। हाँ जी बेटा। मैम जैसे डाइकोट स्टेम के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज नहीं है, तो जैसे कभी एडवर्स कंडीशन हो, जब वाटर की कमी हो तो प्लांट में जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करके रखेगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो देखो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा दिया, वाटर कंटेनिंग कैविटी हटा दी। मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है तो उसकी कमी वाटर कंटेनिंग कैविटी पूरी करनी। ओके मैम, ठीक है ना? तो दिस इज एन इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट कि एक चीज आपने हटाई है तो दूसरी चीज उसके फंक्शन को ओवरकम करेगा, दैट इज व्हाट वी विल से। फाइन टिल हियर? यस मैम, राइट? यस मैम। So this is basically we define as the main anatomy of the stem. तो अब हमने anatomy root की कर ली, anatomy stem की कर ली. Now moving to the last one, anatomy of leaf. Right? ये points याद रखने हैं, question अच्छे से आते हैं इनके, इसीलिए right? और भूलना नहीं है, specific छोटे छोटे से points हैं जो clear करने हैं आपको सबको, right? Now anatomy of leaf. अब leaf की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा लीफ में सबसे पहले हमें पता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अच्छे से हमारे पास डिमार्केटेड है ही नहीं, रादर से मेसोफिल सेल प्रेजेंट है। इसमें मेन चीज क्या है लीफ के अंदर? सबसे पहला कंसेप्ट, एपिडर्मिस इज प्रेजेंट एज, एपिडर्मिस प्रेजेंट है दोनों में ही, चाहे मैं अभी दोनों के कॉमन पॉइंट बता रही हूँ, लीफ का ही पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पर। अपर एपिडर्मिस कॉल्ड एडेक्सियल, अपर को नाम देते हैं एडेक्सियल, and lower epidermis called abaxial, right? तो lower को कहते हैं abaxial, upper को कहते हैं edexial. Epidermis is always cutinized, हमेशा cutinized रहती है, means cuticle layer present, हमेशा आपको cuticle layer मिलेगी, right? दोनों पे मिलेगी, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, but layer should be present, right? फिर उसके बाद हमने कहा ground tissue involves, ground tissue system involve mesophyll cells only, सिर्फ mesophyll cells ही आपको मिलेंगे, राइट? वो भी मैं अभी आगे डिवाइड कर दूंगी, राइट? फिर मैंने कहा थर्ड वन, vascular tissue system डिफाइन, vascular tissue system किसको डिफाइन करेगा? कोलैटरल, conjoint, closed, always, हमेशा याद रखना closed, open मत कर देना कभी भी, closed type, collateral, conjoint, closed type हमें मिलेंगे, right? With bundle sheath, bundle sheath जरूर मिलेगी इनके अंदर, और यही bundle sheath C4 में काम भी करती है, bundle sheath cells, right? ये मेन 3 पॉइंट हमारे पास एपिडर्मिस के बारे में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में, राइट? हमने डाइकॉट लीफ जो ली, राइट? वी से द फर्स्ट कैटेगरी विच वी डिफाइन एज अ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को बच्चे हमने नाम दिया है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, राइट? डॉर्सी वेंट्रल लीफ वाई? बिकॉज नो स्टोमेटा
स्टोमेटा कहाँ नहीं मिलेंगे हमें? एडेक्सियल एपिडर्मिस, स्टोमेटा मिलेंगे ही नहीं, राइट। वाइल स्टोमेटा आर फाउंड ऑन एबैक्सियल सरफेस। इसका मतलब बेस्ड ऑन स्टोमेटा यू कैन डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, दैट्स व्हाई यू सेज इट टू बी द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। यहां तक पॉइंट समझ आया सबको अच्छे से, राइट। डॉर्सी वेंट्रल लीफ होने की वजह से मेसोफिल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इन पेलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अभी क्या होता है हमारे पास पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सिविल से? तो हमने कहा पेलिसेड पैरेन्काइमा इज बीइंग द वन जो हमारे पास क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स, बहुत क्लोजली पैक्ड है मेसोफिल सेल्स, आसपास लगे हुए एक दूसरे के, राइट। तो हमने कहा क्लोजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स विद हाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी इनके अंदर, हाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी फाउंड इन देम। बट स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हमारे पास क्या है? लूजली पैक्ड है मेसोफिल सेल्स विद एयर कैविटी, बीच में एयर कैविटीज एंड लेस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। Right, so we said dorsiventral leaf is there, mesophil cell is there, as palisade parenchyma and spongy parenchyma. Point clear यहाँ तक? Along with this, it's going to have the vascular bundles जो हमने लगाए हैं in dissimilar size and scattered as network। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे बताओ अब डायकॉट में वेनेशन कौन सा होता है? What is the leaf venation found in the case of the dicot? रेटिकुलेट मैम, रेटिकुलेट। अगर मुझे रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है तो ये मेरे पास इस तरीके से अरेंज्ड है, ये हमने अरेंज किया, yes, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि जो वेन्स हैं और वेनलेट्स हैं दे आर बीइंग द वन विच आर द पैसेज ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। करेक्ट, वैस्कुलर टिश्यू के पैसेज ही तो हैं, ये एक्चुअली किसको कैरी कर रहे हैं? वैस्कुलर टिश्यू को। तो अगर मैं इसमें वैस्कुलर बंडल को देखूं तो क्या ये सपोर्ट करते हैं कि वैस्कुलर बंडल अनइक्वल होंगे साइज में? भाई ऑब्वियस सी बात है, मिडरिप के अंदर मुझको वैस्कुलर बंडल लंबे लंबे मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे, वहीं पर वेनलेट्स के अंदर सबसे छोटे मिलेंगे, राइट। एंड बेस्ड ऑन रेटिकुलेट वेनेशन के बेसिस पे आई फाउंड दिस कि रेटिकुलेट वेनेशन होने की वजह से जो मेरे पास बंडल्स हैं वो कैसे होंगे? स्कैटर्ड इन नेटवर्क, नेटवर्क में पूरी तरीके से हमारे पास फैले हुए, so they are being scattered in network। तो ये हमारे पास क्या हो गया? This is being the condition in the case of the dicot leaf। Everyone got this point now? Yes, completed the point, right? तो अब इसी को देखो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, तो if you will visualize, तो आपको देखो एडेक्सियल एपिडर्मिस दिख रहा है यहाँ, we will see the एडेक्सियल एपिडर्मिस over here, right? एबैक्सियल एपिडर्मिस over here, और स्टोमा कहाँ मिल रहा है हमें? एबैक्सियल पे, क्यूटिकल डिपोजिशन दोनों पे है। पेलिसेड पैरेन्काइमा एडेक्सियल की तरफ और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एबैक्सियल की तरफ। एनीवन हु कैन टेल मी द रीजन व्हाई पेलिसेड पैरेन्काइमा इज टुवर्ड्स द एडेक्सियल एंड व्हाई स्पॉन्जी इज टुवर्ड्स द एबैक्सियल? क्योंकि मैं ज्यादा होते हैं और ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? स्टोमेटा कहाँ ज्यादा? स्टोमेटा एबैक्सियल पे होता है ना मैम। ओके, अगर हमने कहा एबैक्सियल की तरफ आपने स्पॉन्जी दिया
और स्पॉन्जी के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर एयर कैविटी है, तो जो भी गैसेस यहाँ से जा रही हैं, CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहा है, वो बड़े आराम से इन एयर कैविटीज के थ्रू पास ऑन होता होता पेलिसेड तक जाएगा। और क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा है, एयर कैविटीज ज्यादा है, तो इट कैन इजिली मूव अप और पेलिसेड की तरफ जाके वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में अच्छे से यूज हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा भाई स्पॉन्जी को वहां रखो जहां पर एयर आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ताकि वो इजी डिफ्यूजन करा सके। तो वही इजी डिफ्यूजन के प्रोसेस में वी विल डिफाइन दैट इट विल फॉलो कि स्पॉन्जी इज लोकेटेड टुवर्ड्स द एडेक्सियल, वाइल आपका पेलिसेड इज लोकेटेड टुवर्ड्स द एडेक्सियल, वो हमने एडेक्सियल की तरफ अरेंज करते हैं, राइट। एयर कैविटी प्रेजेंट। अब देखो जहां स्टोमेटा नहीं है वहां पर आपका स्पॉन्जी भी पैक हो गया हेविली, लेकिन जहां पर स्टोमेटा है वहां पर एयर कैविटीज के साथ स्पॉन्जी पैक्ड है, राइट। Vascular bundles are there, xylem phloem is there, bundle sheath is being present around them, and they are going to be scattered in nature with the unequal size. So हमने कहा dicot leaf, dorsiventral, stomata usually more in number on the lower epidermis, mesophyll cell differentiated है इन दोनों में, bulliform cells पे भी आती हूँ मैं, vascular bundle differ in size due to the reticulate venation. यहाँ तक का concept clear everyone? Monocot पे चलूँ, right? Now moving to the last one, that is the monocot leaf. अब अगर हम मोनोकॉट लीफ को डिफाइन करते हैं तो हमने कहा भाई मोनोकॉट लीफ हमारे पास कैसा है। सबसे पहले इसको हमने नाम दिया आइजोबाइलेटरल लीफ। यस मैम, राइट। आइजोबाइलेटरल कहने का मतलब क्या है? स्टोमेटा ऑन बोथ एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस, दोनों पे मिलेगा। भले ही एडेक्सियल पे आप कम दोगे कंपैरेटिव टू एबैक्सियल, लेकिन मिलेंगे दोनों पे स्टोमेटा। अभी तक तो हमने एडेक्सियल पे दिए ही नहीं थे, अब हम कहेंगे नहीं दोनों पे मिलेंगे। अगर हम कहते हैं बच्चे दोनों पे मिलेंगे तो क्या ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट हाई ट्रांसपिरेशनल लॉसेस? यस मैम, राइट ना, कि ट्रांसपिरेशनल लॉसेस मेरे पास क्या होंगे? हाई होंगे, राइट। बट प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, वेरी स्पेशल सेल्स, अभी पढ़ाती हूँ क्या होते हैं ये बुलिफॉर्म सेल्स और कॉल्ड मोटर सेल्स की प्रेजेंस होना रिड्यूस देयर ट्रांसपिरेशनल लॉसेस, और ये इस तरीके से इनके ट्रांसपिरेशन लॉसेस को रिड्यूस करता है बेटा कि डॉर्सीवेंट्रल का ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाता है आइजोबाइलेटरल की जगह, राइट। जबकि होना आइजोबाइलेटरल का चाहिए, बट बुलिफॉर्म सेल्स की वजह से होता है ये। तो हमने कहा लेट अस सपोज ये बुलिफॉर्म सेल है, बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली टर्जिड रहते हैं। टर्जिड का मतलब क्या? हमारे पास फुली कैसे रहते हैं? स्वेलन, दे रिमेन फुली स्वेलन, टर्जिड इन नेचर रहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। लेट अस सपोज देयर इज बीइंग दी वाटर स्ट्रेस कंडीशन, कोई वाटर स्ट्रेस कंडीशन आई, राइट। कोई वाटर स्ट्रेस कंडीशन का मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी के टाइम पे जब हमारे पास ट्रांसपिरेशन लॉसेस ज्यादा होने के चांस है और एनी चांस ऑफ हाई ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने के चांस है, उस टाइम पे ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं? दे लूज द वाटर, ये पानी को लूज कर देते हैं। वंस दे लूज द वाटर दे बिकम एज द फ्लैसिड सेल बाय द लॉस ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी को लूज कर दिया। टर्जिडिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? हमारे पास लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस करके ये फ्लैसिड हो गए, पिचक गए हमारे पास। वंस दे बिकम द फ्लैसिड सेल बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द टर्जिडिटी, टर्जिडिटी के लॉस की वजह से फ्लैसिड हो गए। फ्लैसिड होने की वजह से इट कॉज कर्लिंग ऑफ द लीफ इनसाइड। जैसे मिमोसा पुडिका को छूते हैं हम तो टच मी नॉट प्लांट को, वो कर्ल हो जाता है ना अंदर की तरफ, तो ये भी ऑटोमेटिकली कर्लिंग कर देते हैं। अगर लीफ की कर्लिंग हो गई तो क्या मेरे पास हाइड हो गए, हाइडिंग ऑफ, कौन हाइड हो गए मेरे पास? स्टोमेटा ऑन कौन से सरफेस पे? एबैक्सियल। एबैक्सियल एपिडर्मिस वाले स्टोमेटा अगर हाइड हो गए तो उनके हिडन होने की वजह से दिस हिडन स्टोमेटा रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वाटर लॉस। यस। और जहां वाटर लॉस का चांस कम, वहां पर हमने कह दिया हमारे पास ट्रांसपिरेशन भी क्या हो गया? डिक्रीज। सो वी से ट्रांसपिरेशन ऑल्सो reduces. This is the condition for the बुलिफॉर्म सेल्स। ये बुलिफॉर्म सेल्स की कंडीशन।
समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? Everyone understood? Right. There is no differentiation of mesophil cell. और पैरेलल वेनेशन की वजह से बताओ वैस्कुलर बंडल सेम साइज के होने चाहिए या डिफरेंट साइज के होने चाहिए? सेम। बिकॉज ऑफ पैरेलल वेनेशन सेम। और अरेंजमेंट स्कैटर्ड होनी चाहिए या इन पैरेलल वे में अरेंजमेंट होनी चाहिए? पैरेलल वे में। करेक्ट। राइट, दिस इज अबाउट द मोनोकॉट लीफ। समझ आया बेटा सबको बुलिफॉर्म सेल्स का प्रोसेस? यस। एंड द होल पार्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल से ओवर हियर, जो हमने यहाँ डिफाइन किया कि हमारे पास लीफ के अंदर एडेक्सियल एपिडर्मिस इज देयर, एबैक्सियल एपिडर्मिस स्टोमा दे रखा है, या इन्होंने दिखाया नहीं स्टोमेटा, दिखाना चाहिए था बट दे हैवंट शोन इट, बट स्टोमेटा इज प्रेजेंट, राइट। उसी के साथ साथ देखो मेसोफिल सेल कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सब सेम दिख रहे हैं मेसोफिल सेल, नो डिफरेंशिएशन एट ऑल, राइट। स्टोमेटा के ऊपर एयर कैविटी दे दी है, सबस्टोमल कैविटी दे दी है, राइट। और उसी के बाद सेंटर में लाइन में अरेंजमेंट कर दिए कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स की, कंजॉइन कोलैटरल विद द बंडल शीट सेल, सब कुछ सेम है वो, राइट, जो प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पर टॉप पे देखो ये कुछ मास दिख रहे हैं सेल्स का, व्हाट आर दीस सेल्स? बुलिफॉर्म सेल्स, दोनों तरफ दिख रहे हैं। फाइन। तो हमने कहा आइसोबायलेटरल इन नेचर, स्टोमेटा इक्वल इन नंबर, नॉट डिफरेंशिएट इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, बुलिफॉर्म सेल पर्टिकुलरली इन ग्रासेस में तो सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें, वैस्कुलर बंडल नियरली सेम इन साइज ड्यू टू द पैरेलल वेनेशन। मैम। हाँ जी बेटा। मैम ट्रांसपिरेशन लॉस तो मैम पे एडेक्सियल से तो होगा ही ना? दोनों पे प्रेजेंट है ना बच्चे। आप एडेक्सियल पे अगर मान लो एडेक्सियल पे कम भी दे रहे हो बुलिफॉर्म सेल, जो जनरली होते भी हैं, तो एडेक्सियल से करा भी दोगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रांसपिरेशन कराना ही नहीं है। ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन फुल कैसे लगेगा? तो हमें ट्रांसपिरेशन चाहिए भी, लेकिन एक लिमिट में चाहिए, एक्सीडिंग लिमिट में नहीं चाहिए। वो एक्सीडिंग लिमिट कम करने का काम बुलिफॉर्म सेल्स का, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एब्सेंट कराना इज नॉट अ क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आपने ट्रांसपिरेशन एब्सेंट करा दिया तो प्रोसेस पूरा का पूरा वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो ट्रांसपिरेशन तो हम स्टॉप कर ही नहीं सकते। फाइन, ओके मैम। यस गाइस, एवरीवन क्लियर विद दिस कांसेप्ट? यस मैम। समझ आ गया सबको अच्छे से? कंप्लीटेड विद द होल टॉपिक, राइट। सो अब आपका पार्ट बचा सेकेंडरी ग्रोथ, that we are going to do in the Monday class, that is tomorrow, right? तो कल सेकेंडरी ग्रोथ और उसी के साथ साथ आपका प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे इन द टुमारो सेशन। फाइन, कंप्लीटेड यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, आपका एफटी कितने मार्क्स का होता है? 240। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी टोटल? मैम 60 होता है, 15 एंड टाइम विंडो क्या रहती है मैम? 1 hour 60 minutes। ओके ओके फाइन, ठीक है। 1 hour 15 minutes या 30 minutes? नहीं, 1 hour मैम 1 hour ही होता है। 1 hour ही होगा वैसे। 16 minutes ऐसे मैम। ओके फाइन, राइट, ठीक है चलो। ओके, नाउ एआईटीएस भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं 27 को। यस मैम, 27 को है। तो एआईटीएस की भी तैयारी साथ साथ शुरू कर दो। 27 से है ना? तो बताया था ना मैंने, अभी से स्टार्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं कि 27 का पूरा हफ्ता उसी में जाए और यहाँ प्लांट किंगडम चल रहा होगा, फिर एंड में रह जाएगा कि मैम प्लांट किंगडम शुरू से डाउट रहा और लास्ट में भी डाउट रहा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपका पूरा ये नेक्स्ट ये पूरा हफ्ता, कमिंग वीक और उससे नेक्स्ट वीक भी आपका प्लांट किंगडम ही चलेगा। 5 क्लासेस लेगा ना? हाँ, 5 क्लासेस आपके उसमें लग जाएंगे प्लांट किंगडम में, राइट। और फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए साथ साथ प्लांट किंगडम भी करते रहना, उसमें कोई लूपहोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से पहले से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन एआईटीएस की, राइट मैम? हाँ जी मैम ऑफलाइन हमारी कोचिंग कब से होंगी? कोई मैम अपडेट नहीं है? नो अपडेट येट। ओके मैम, नो अपडेट येट। और अगर होता भी है तो उसमें प्रोविजन यही रहेगा कि द पीपल हु कैन नॉट कम, राइट, दे कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, राइट। तो लेट्स सी वो कब से हमें ऑफलाइन का ग्रांट मिलेगा, उसके बाद से वो सिस्टम फिर प्रोटोकॉल से स्टार्ट होगा। ओके मैम। मैम पैकेज में 3 बुक्स हैं या फिर 4 बुक हैं? ये फर्स्ट बुक आपको मिल चुकी होगी, फर्स्ट बुक तो एनाटॉमी में खत्म हो जाएगी। सेकंड आपकी प्लांट फिजियो की है, और थर्ड कहाँ तक है? थर्ड वाला पैकेज ऑल बायो तक होगा। हाँ, तो फोर्थ होगा इकोलॉजी वाला। मैम अभी मिलेगी ना टाइम? की क्लास वो मैम फिजिक्स
स्टार्ट है मैम 1:30 to 2. 1:30 अच्छा फिजिक्स स्टार्ट है ठीक है ओके फाइन यू कैन लीव द क्लास देन थैंक यू मैम. ओके बाय बाय गाइस टेक केयर. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.